क्या सरकार अडानी ग्रुप पर मेहरबान है? अगर हाँ तो क्यों? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने बताया है कि मार्च 2024 से जनवरी 2026 के बीच बिजली खरीद के लिए निकले 12 ठेकों में से 9 या तो सीधे अडानी ग्रुप को मिले या ठेका जीतने वाली कंपनियों में से एक नाम अडानी ग्रुप का था। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहाल ने अपनी जांच में लिखा है कि ये 12 ठेके अलग अलग राज्यों ने निकाले, जिनमें से 8 ठेके भाजपा शासित राज्यों के थे जो अडानी को गए, लेकिन विपक्ष के 4 सूबों ने जब ठेके निकाले तो अडानी को एक ही मामले में जीत हासिल हुई। पश्चिम बंगाल में अडानी समूह ने खुद को ठेका के इस पूरी प्रक्रिया से ही अलग कर लिया था। रिपोर्ट दावा करती है कि अडानी समूह ठेका जीतने में तो सफल हो ही रहा है, लेकिन कुछ मामलों में राज्य सरकारें ठेके की शर्तें भी इसी तरह तय कर रही हैं कि उनका फायदा अडानी ग्रुप को मिल जाता है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे रिपोर्टर्स कलेक्टिव की उस रिपोर्ट की जो भारत के पावर सेक्टर में हो रहे डेवलपमेंट्स को कुछ गंभीर सवालों की रोशनी में देखती है। भारत में एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियों के साथ ही साथ अडानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी प्राइवेट कंपनियां भी कोयले से बिजली बनाती हैं। राज्य सरकारें इन कंपनियों से बिजली खरीदने के लिए एक समझौता करती हैं जिसे कहा जाता है पीपीए, माने पावर परचेज एग्रीमेंट। इस समझौते में बिजली बनाने वाली कंपनी और बिजली खरीदने वाली सरकार के बीच ये तय होता है कि कितनी बिजली कितने समय तक के लिए और किस कीमत पर खरीदी जाएगी। आमतौर पर पावर परचेज एग्रीमेंट की अवधि दशकों में ही होती है। इस मॉडल पर बिजली लंबे समय से खरीदी जा रही थी। हाल के सालों में इस तरह के एग्रीमेंट्स के जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो कम हुई, लेकिन कोरोना काल के बाद एक बार फिर से राज्य सरकारें पीपीए की ओर बढ़ी क्योंकि बिजली की मांग में भी उछाल आया था और फिर बड़ी संख्या में अब ये पीपीए होते हैं। 16 जून 2026 को छपी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट इन्हीं पीपीए से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करके बनाई गई है। संस्था ने इससे पहले भी इस विषय को लेकर रिपोर्टिंग की है, जिसका हवाला ताजा रिपोर्ट में भी दिया गया है। रिपोर्ट में एक वाक्य है, कोरिलेशन इज नॉट कॉसेशन, माने चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई लगें। इसका सीधा मतलब यह नहीं निकलता कि पहली चीज दूसरी का कारण थी, लेकिन इस राइडर के साथ रिपोर्ट 3 ऐसी मिसालें देती है जिनसे यह सवाल पैदा होता है कि क्या राज्य सरकारें एग्रीमेंट की शर्तें ही ऐसे तय कर रही थी कि किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचे। सितंबर 2024 में भी श्री गिरीश ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बीजेपी शासित 2 राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान में पीपीए के लिए ठेका निकाला ही इस तरह गया कि अडानी समूह को उसे जीतना आसान हो गया। मार्च 2024 में निकले इन 25 साल के पावर एग्रीमेंट टेंडर्स में शर्त थी कि बोली लगाने वाली कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो सोलर एनर्जी के साथ कोयला आधारित बिजली भी सप्लाई कर सके। पहले आमतौर पर सरकारें कोयला और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग अलग टेंडर जारी किया करती थीं, लेकिन इन मामलों में दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, जिससे कंपटीशन लिमिटेड हो गई और कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा मिला। श्री गिरीश की रिपोर्ट का दावा है कि महाराष्ट्र के टेंडर में मांगी गई 1600 मेगावाट थर्मल बिजली अडानी समूह की उन नई परियोजनाओं से मेल खाती थी जिनकी प्लानिंग कंपनी पहले से कर रही थी। इसी तरह राजस्थान के टेंडर में 3200 मेगावाट थर्मल बिजली की डिमांड भी अडानी के प्रस्तावित एक्सपेंशन के बराबर थी। शर्त थी कि 3200 मेगावाट वाला थर्मल प्लांट राजस्थान की सीमा के अंदर ही होना चाहिए। रिपोर्ट का दावा है कि इसी दौरान अडानी पावर राज्य के 12 जिले के कवाई थर्मल पावर प्लांट का विस्तार कर रही थी और वहां 3200 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की तैयारी कर रही थी, एग्जैक्ट उतनी ही जितने की मांग ठेके में की गई थी। राजस्थान में सोलर थर्मल वाला कंबाइंड ठेका इस रिपोर्टिंग के बाद रद्द कर दिया गया था। बाद में 3200 मेगावाट का ठेका निकाला गया जो थर्मल पावर के लिए था। श्री गिरीश की रिपोर्ट में अडानी समूह का भी पक्ष दिया गया। अडानी समूह ने इन आरोपों को नकारा और दावा किया कि टेंडर की शर्तें किस तरह बनाई गई हैं इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान टेंडर की शर्तों से बिल्कुल अलग था।
पूरी तरह से स्वतंत्र था। महाराष्ट्र को लेकर अडानी समूह का कहना था कि उस ठेके में कई पक्षों ने बोली लगाई थी। ऐसे में यह कहना गलत है कि कंपटीशन कम हो गया था। फिर रिपोर्ट में बिहार और असम का भी जिक्र है। अडानी समूह असम में 3200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है। इस परियोजना से मिलने वाली बिजली के लिए असम सरकार और अडानी समूह के बीच समझौता हुआ है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ही अपनी रिपोर्ट में बताया कि सूबे के बिजली कर्मचारियों की यूनियन का मानना है कि असम आने वाले सालों में संभवतः इस बिजली की खपत कर नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि करार होगा, असम सरकार को खप न सकी बिजली की एवज में अपने रेवेन्यू से भरपाई करनी ही होगी। हालांकि असम सरकार ने इन आरोपों को खारिज भी कर दिया है। वहीं बिहार में 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए 1000 एकड़ की जमीन को 1 रुपए प्रति वर्ष में लीज पर लेने की बात को लेकर भी सवाल उठे थे। जिन ठेकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो सारे ही लॉन्ग टर्म के हैं, माने 25 साल के लिए। ऐसे लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स किसी भी राज्य सरकार को बाध्य करते हैं कि वो उस कंपनी से बिजली खरीदेंगे ही, भले ही राज्य को उसकी जरूरत हो या नहीं। ठेका लेने वाली कंपनियों के लिए यह समझौता गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक लंबे समय के लिए कंपनी हजारों करोड़ रुपए के बिजनेस के लिए पूरी तरह से एश्योर्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के लिए एक फिजूल खर्च भी बन सकती है। असम के उदाहरण से इसे समझिए। अगर वो पूरी 3200 मेगावाट बिजली खपा न पाए तो पीपीए की पूरी अवधि में असम सरकार को 12,500 करोड़ रुपए से लेकर 19,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। श्री गिरीश ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि अलग अलग राज्यों में 25 साल के लिए हुए समझौतों से अडानी ग्रुप को कुल मिलाकर करीब 13.27 लाख करोड़ रुपए की आय हो सकती है। कैसे? श्री गिरीश ने एक अनुमान भी बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा हिस्सा असम के 3200 मेगावाट वाले समझौते से आता है, जिससे लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। इसके अलावा बिहार के 2400 मेगावाट प्रोजेक्ट से लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के 1600 मेगावाट प्रोजेक्ट से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश के 1600 मेगावाट प्रोजेक्ट से करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के साथ महाराष्ट्र के 3 अलग अलग समझौतों से कुल मिलाकर 3.9 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। श्री गिरीश ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि यह अनुमान काफी कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें भविष्य में बढ़ने वाली बिजली दरें, महंगाई, कोयले की कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ इस वीडियो प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। जैसा कि हमने बताया कि ये वीडियो श्री गिरीश जलिहाल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई। इसे शूट किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबर गांव।